टाइगर जयराम महतो ने तो कमाल कर दिया और ऐसा जिगरा तो लाखों में किसी एक के पास होता है और 81 विधायकों में इकलौता विधायक टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा के बाहर हेमंत सोरेन को ठेल दिया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। किसी को दल बदलना है तो इस्तीफा देके बदले। मध्यविधि चुनाव हो, अगर आपको लगता है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उससे आपकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है तो मध्यविधि चुनाव करें और तमाम विधायक हैं जो इस्तीफा दें। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि हमने आपको एंटी बीजेपी वोट किया। पहले चोरी करा रहा धनबाद के एरिया। बाबूलाल जी ही बताएंगे, उनके पास सारा रिपोर्ट आया है। आप भी उधर उस क्षेत्र से विधायक आपको बाबूलाल जी जानते हैं कि उनके दल के लोग ज्यादा वहाँ कोयला के कारोबार के हिस्से में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूंकि खबरें बाहर आ रही थी खनिज संपदा की खुली लूट हो रही है, ये हमारे मुद्दे होंगे। हमारा ध्यान आकर्षण का विषय भी यही होगा और विशेषकर जो राज्य अभी आर्थिक संकट झेल रहा है इस पर राज्य सरकार को सुझाव भी होगा कि जो अवैध तरीके से हमारे करप्शन जो हो रहे हैं उन पर नियंत्रण करके राज्य के खजाने को भरा जाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जेएमएम प्लस बीजेपी का जो चर्चाएं हो रही है, अगर ऐसा होता है तो जयराम महतो किधर जाएंगे? लेकिन नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हम जैसा है वहीं रहेंगे। बस हम लोग यही चाहेंगे कि भाई राज्य का विकास हो, राज्य के जो लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान हो, हम लोग यही चाहेंगे। आपको लगता है कि भाजपा झामुमो एक मंच पे आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन जो केंद्रांश रुक रहा है अभी बहुत सारे विषयों पर केंद्रांश मिलता है। छात्रवृत्ति में भी केंद्रांश होता है, जल नल योजना में केंद्रांश होता है, पेंशन में केंद्रांश होता है, तो केंद्रांश नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि केंद्रांश मिल जाएगा, जो केंद्र का अंश रुका हुआ मिल जाएगा। 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो बकाया मिल जाएगा और संभवतः बहुत सारे इनके काम हो जाएंगे। जो विकास रुका हुआ है, विकास का कार्य शुरू हो जाएगा। विकास का काम शुरू हो जाएगा, ये मेरा निजी मानना है। लोकतंत्र के लिए ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही है, अगर किसी को दल बदलना है तो इस्तीफा देके बदले। मध्यविधि चुनाव हो, अगर आपको लगता है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उससे आपकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है तो मध्यविधि चुनाव करें और तमाम विधायक हैं जो इस्तीफा दें। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि हमने आपको एंटी बीजेपी वोट किया। जयराम जी, बेरमो को जिला बनाने की मांग बहुत वर्षों से की जा रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहाँ की जनता ये चाहती है कि बेरमो अलग जिला बने। आप उस क्षेत्र से आते हैं, क्या जी? मैं भी इस बात से अवगत हूँ। बेरमो अलग जिला की मांग दशकों से हो रही है, मिलना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री ने तो स्वयं कहा था कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में जाएं, भ्रमण करें और कौन सा प्रखंड उनका दूरी में है, कौन सा जिला उनका माने जिला में कौन सा नया जिला बन सकता है, नया प्रखंड बन सकता है, इसकी सूचना दे। तो हमें लगता है सभी माननीय सदस्य शायद रिपोर्ट तैयार कर लिए होंगे। अगर कर लिए होंगे तो सबमिट करना चाहिए, हम भी सबमिट करेंगे कि मेरा कौन सा प्रखंड नया बनना चाहिए और कौन सा क्षेत्र मेरा नया जिला बनना चाहिए। ये जो जेएलकेएम की तरफ से पद यात्रा निकाली जा रही है, इसमें सिर्फ मुद्दे छात्र हित के हैं या फिर अन्य भी मुद्दे हैं? अन्य मुद्दे भी हैं, स्थानीय नीति मुद्दा है, नियोजन नीति मुद्दा है, अन्य मुद्दे भी हैं। छात्रवृत्ति को लेकर क्या कहेंगे कि आंसू के विधायक 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है? निसंदेह छात्रवृत्ति का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हम लोग छात्रों के बीच से आते हैं और अभी भी छात्र हैं। ऐसा नहीं है, मैं पहला विधायक हूँ जो अभी भी छात्र है और करंट छात्र है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ा है, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो उनके आंखों में आंसू है। 2 दिन पहले एक लड़का मेरे जनता दरबार में मिलने आया, बेचारा रो दिया मेरे सामने। वो लड़का रो दिया कि दादा मैंने स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन तो कर लिए हैं, हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे। वो रो दिया मेरे सामने, लड़का रो दिया। फिर उसको हम ढांढस दिए कि भाई हिम्मत रखो, अगर छोटा मोटा कुछ सही होगा तो हम भी तुम्हारा करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे इस बार के विधानसभा सत्र में हम लोग छात्रवृत्ति का मामला को उठाएंगे और बहुत सारे विधायक उठाएंगे। सर, लंगे पांव कब तक? आजीवन जब तक सदस्य रहेंगे तब तक। चलिए, आप बताइए कौन सा काम कौन से जगह विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। एक चीज आप जो पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए।
विधायक डिस्टिंक्शन होना जी, चाहिए। एक चीज आपने कहा था कि बीजेपी के साथ सरकार ये को- हमने इसलिए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहाँ तो जाती ही नहीं है जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुखबुगाट एकदम बोले बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे बनाए हैं, तो जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप ही हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूंकि वो खबरें बाहर आ रही थी और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए कि नहीं, ये भी बात है। देखिए, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है, सोम मंडे को पेश हाँ, होगा। 11,000 लगभग के आसपास बजट तो सरकार के इसके पहले अनुपूरक बजट पेश किया था, तो आप इसमें कितने संतुष्ट हैं? दूसरे अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। देखिए, अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि राज्य को बजट की आवश्यकता है। राज्य के सारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, सारे कार्य पेंडिंग है, लेकिन उस बजट में किस प्रकार से खर्च हो पाता है, किस प्रकार से उस बजट का संग्रहण हो पाता है, ये विषय रहेगा। तो लगातार जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा हुआ, हाईकोर्ट उसके बाद निर्देश दिया कि रिजल्ट जारी किया जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार हमें लगता है कि उस पर हम लोग बैठ कर ही बात करेंगे, अगर मौका मिले सबसे सुझाव का सर्वदलीय बातचीत में तो बात करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अब सदन 4 दिन का है, आप भी जानते हैं 4 दिन का सदन है, तो सदन की कार्रवाई बहुत कम दिनों की है। मैं तो चाहूँगा कि कम से कम शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र कम से कम 10 दिन का कार्य दिवस हो। बजट सत्र को 1 महीना चलता है, 20 दिन कार्य दिवस होता है, लेकिन बाकी जो 2 सत्र है बहुत छोटे होते हैं, इनमें हमारे मुद्दे रखने का समय नहीं मिल पाता। जो आरोप पत्र जारी किया गया था देखिए, इसमें सच्चाई है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी जिले से आता हूँ, इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष की ने जो सूची जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात उन्होंने कही है, लेकिन एक चीज़ है, नेता प्रतिपक्ष होकर भी वह कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाए। उन्होंने अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया, उनके दल से जुड़े हुए कोयला कारोबारियों का नाम नहीं लिया, ये भारी भूल उन्होंने किया। अगर उनके पास सूची नहीं थी तो कहे हम उनको सूची भी दे देंगे और उस डिपो का भी नाम बता देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर या नेताओं की संलिप्तता से कोयला का काम होता है, अवैध कारोबार। ये उन्होंने हमें उम्मीद थी कि वो एक सरकारी शिक्षक रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे बाबूलाल जी, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काम तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए, वो अपने दल के नेताओं का नाम नहीं ले पाए। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई पर सवाल उन्होंने घेरा और कई का नाम का खुलासा किया, तो किनका नाम नहीं खुलासा कर पाए? अपने लोगों का खुलासा नहीं कर पाए, उनके सांसद जी के नेतृत्व में जो कारोबार चलता है उन लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। ये कौन नहीं जानता है। आज अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है, बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं, और उनके धनबाद के विधायक ठीक है। एलबी सिंह ही ईडी का रेड हुआ, उसमें करोड़ों रुपया पकड़ाया, बाबूलाल मरांडी के साथ फोटो भी, बीजेपी से टिकट के दावेदार थे। हाँ। फोटो का बात मत कीजिए, राज सिन्हा के टिकट मिला, अच्छी बात है, वो विधायक श्रेष्ठ चुने गए, बधाई, लेकिन एलबी सिंह भी टिकट के दावेदार थे। तो कौन कोयला चोरी करा रहा धनबाद के एरिया में? बाबूलाल जी ही बताएंगे, उनके पास सारा रिपोर्ट आया है। आप भी उधर उस क्षेत्र से विधायक हैं, आपको बाबूलाल जी जानते हैं कि उनके दल के लोग ज्यादा वहाँ कोयला के कारोबार के हिस्से में सम्मिलित, क्योंकि सांसद उनका 6 विधायक होते हैं धनबाद जिला में, जिसमें झरिया, बागमारा और आपका धनबाद, 3 विधायक उनके पार्टी। हेमंत सरकार के रहते हुए बाबूलाल को बताए कोयला चोरी कौन करवा रहा है या उनके लोग कैसे करवा रहे हैं? नेता देखिए, सीएम के बाद कोई अगर लीडर होता है तो अपोजिशन होता है, और उनकी बात में भी गंभीरता से राज्य को लेती है, राज्य लेती है, मीडिया लेती है, जनता लेती है, तो निसंदेह वो गंभीर इंसान है, गंभीर बातें उन्होंने कहा है, लेकिन बस वो निष्पक्ष नहीं होकर पाए, वो अपने लोगों का नाम नहीं गिना। आप सुझाव देंगे क्या? लाइव चल रहा है, लाइव जी, मैं उनको सुझाव दूंगा, मैं उनको लिस्ट भी दे दूंगा। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा कि किस तरीके से टाइगर जयराम महतो ने
हेमंत सोरेन को बिना साबुन और सर्फ के धो डाला। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।